हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में हम डिस्कस करेंगे आज इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर के बारे में, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, एक वायर है ए बी, ये कोई वायर है, ठीक है, कंडक्टर है। अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा। जस्ट हमें टर्मिनल चेंज करने हैं बैटरी के, अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इसमें भी करेगा। पर सेमीकंडक्टर में हम क्या देखेंगे बेटा, सेमीकंडक्टर में हम आगे जो डिवाइस पढ़ेंगे, जंक्शन डायोड, उसमें हम क्या देखेंगे, जो करंट होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो फुली हमारे कंट्रोल में है। हम अगर चाहें तो इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेंगे और इस डायरेक्शन में करंट को रोक सकते हैं, पर वायर के केस में ऐसा नहीं होता। तो आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सभी में सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ होते हैं। ठीक है, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, इवन ये जो हमारे मोबाइल चार्जर्स हैं इसमें भी हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। चलिए वो तो बाद की बात है, आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। क्लासिफिकेशन, ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा, हम तीन टाइप से क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस कर रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ resistivity denoted by rho and conductivity denoted by sigma। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, थ्री टाइप के हमारे मटेरियल को हमने क्लासिफाई किया मटेरियल क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, ऑल्सो नोन एज मेटल्स। Second one is semiconductor and third one is insulator। स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था बेटा इसके बारे में, पर आज जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या यूनिट होती है बेटा रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। एंड कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स कह लीजिए, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वेरी लो, जो कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी, जो रजिस्ट करता है, वो होती है आपकी वेरी वेरी स्मॉल। और अगर रेंज की बात करूँ तो बेटा 10 की पावर -2 से 10⁻⁻8। सेमीकंडक्टर में ये वैल्यू होती है 10 की पावर -6 -5 से 10 की पावर 6। और इंसुलेटर में बेटा 10 की पावर 11 टू 10 की पावर 18। ये वैल्यू है बेटा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद करनी पड़ेगी। रेंज है कंडक्टर की, इंसुलेटर की, और उसके बीच में क्या है, हमारा सेमीकंडक्टर की रेंज है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा क्या है? 1/ρ। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जैसे -2 है तो 2, -8 है तो 8, इसमें तो आपको कुछ याद नहीं करना। -5 है तो 5 रिवर्स करना है जस्ट, 6 है तो -6, और ये हो जाएगा 10 की पावर -11 से 10 की पावर -18। तो इस टाइप से हमने इसको डिस्कस किया, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, 18 इवन एग्जैक्ट 19 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे बेटा हम सेमीकंडक्टर एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं हमें, सेकंड एलिमेंट की फॉर्म में भी मिलते हैं, एलिमेंट्स फॉर्म में, या फिर कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स फॉर्म में हमें सेमीकंडक्टर मिलते हैं उसमें मेनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और कंपाउंड में फिर अगेन फर्दर क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक
एंड पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा बेटा आपका? कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सिलीनियम, गैलियम आर्सेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक होते हैं उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑर्गेनिक में आएगा आपका एंथ्रासिन, ठीक है। और पॉलीमर्स में क्या होता है बेटा? पॉली वर्ड लग जाता है, तो पॉली पायरोल्स, पॉली पी साइलेंट, थायोसाइनाइन। ठीक है। इनके आप एक एक दो एग्जाम्पल याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया? एलिमेंटल फॉर्म में सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे हमें। अगेन कंपाउंड फॉर्म में जो मिलते हैं उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमें ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे पूरा चैप्टर, हमें इसके बारे में पढ़ना है बेटा बेसिक, इसकी नेचर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम इसमें जो सिंपलेस्ट है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनका यूज़ करेंगे मैक्सिमम 99% केसेस में। कहीं पे एलईडी वगैरह में कंपाउंड या इनऑर्गेनिक भी हम यूज़ करेंगे, इनऑर्गेनिक भी, ठीक है, एलईडी वगैरह में तो वो लिटिल बिट यूज़ होगा। पर अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर आता है तो ये वैल्यू जो हमने इससे पहले डिस्कस की और ये एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। करो बेटा, नोट डाउन कीजिए। नाउ वी डिस्कस जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा वो है एनर्जी बैंड डायग्राम पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊं तो उसके लिए हमें डीप में डिस्कस करना पड़ेगी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। क्या डिस्कस करना पड़ेगा हमें? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इस टॉपिक को करने से बेटा आपका कंसेप्ट थोड़ा सा मजबूत होगा और आपको क्रैम्प नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में पहले बेसिक बताता हूँ। जैसे कि हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 32। एंड जो कॉन्फ़िगरेशन है केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं अच्छे से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखिए 10 और 14, ठीक है। यहाँ पे बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। 10 और 18 और 10 28 30 32। ठीक है बेटा। अब हमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है, हमें लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों में, जो सिमिलरिटी है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हम जब डायग्राम बनाएंगे बेटा, जब डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो हम जस्ट क्या शो करेंगे? इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम। अंदर का कॉन्फ़िगरेशन से हमें कोई मतलब नहीं। तो सिलिकॉन है उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अगर एक सिंगल एटम है, लाइक सिलिकॉन, मान लीजिए सिलिकॉन है, सिंगल एटम है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, नियरली फिक्स रहेगी। कांस्टेंट नहीं कह सकते, इसमें भी लिटिल बिट वेरिएशन होता है, कांस्टेंट नहीं कह सकते। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली क्या है, बट फिक्स्ड है, ठीक है। और जैसे ही इसके पास कोई दूसरा एटम आएगा, दूसरा सिलिकॉन आया, ठीक है, अब क्या होगा? इसकी एनर्जी, जिसकी इसकी एनर्जी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अब इसकी एनर्जी में वेरिएशन आएगा, चेंज आएगा। चेंज का मतलब कम ज़्यादा। क्यों? पहले तो सिर्फ इनकी वजह से थी, इनकी वजह से थी एनर्जी, अब इनकी वजह से भी एनर्जी, और ये सब क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस को, ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब एनर्जी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, सॉरी एक एटम और आ गया, फिर अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एटम के, एक आइसोलेटेड एटम है, उसकी एनर्जी तो हम कह सकते हैं फिक्स है, पर जब एक लैटिस की बात करते हैं, क्रिस्टल की बात करते हैं, जिसमें लॉट ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, 1000 लैक्स ऑफ एटम्स हैं, उनकी एनर्जी में वेरिएशन होता है बेटा।
उस वेरिएशन को हम डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में। किस में डिस्कस करेंगे? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। लेट्स स्टार्ट। ये एनर्जी और यहां पे ये आर क्या है? स्पेसिंग बिटवीन एटम्स, स्पेसिंग बिटवीन एटम्स। जब बहुत डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो ये जो S और P दो लेवल हैं, S लेवल और P लेवल, जैसे हमने अभी वैलेंस सेल के बताए थे S और P, उनकी एनर्जी क्या है? आइसोलेटेड। इतना ज़्यादा दूरी पे हैं, ये डिस्टेंस है बेटा, आइसोलेटेड। इस रीजन को नाम दे दिया फॉर एग्जांपल D रीजन या A रीजन कर लीजिए, A रीजन, फर्स्ट रीजन, एंड दिस इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम है, आसपास कोई नहीं है। तो मैंने जैसे बताया एनर्जी फिक्स होगी, S की जो एनर्जी होगी दिस मच और P की जो एनर्जी होगी दिस मच। मीन्स S लेवल की एनर्जी कम होगी और P की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी कम, इनके जो इलेक्ट्रॉन है P लेवल के उनकी एनर्जी ज़्यादा। अब अपने पास क्या है बेटा? 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2n इलेक्ट्रॉन्स, और जो स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? S में कितनी होती है? 2n स्टेट्स होती हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2n इलेक्ट्रॉन, अभी n बताता हूँ, 2n इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लीजिए जो लैटिस है उसमें n एटम्स हैं। हाउ मैनी एटम्स? n एटम्स इन लैटिस, इन क्रिस्टल। तो यहाँ पे n एटम्स हैं, एक में n एटम्स हैं, एक एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4n होंगे, 2 किस्में होंगे S में और 2 किस्में होंगे P में। 2 किस्में दिखाए मैंने इलेक्ट्रॉन्स S में और 2 किस्में दिखाए P में। S में मैक्सिमम कितने स्टेट्स हैं? एनर्जी लेवल कितने होंगे? 2, और P में कितने होंगे बेटा? 6n स्टेट्स, 6n स्टेट्स। ये हमने बेसिक डिस्कस किया। P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 2 अवेलेबल हैं। S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और 2 के 2 हैं। ये जब की बात है, ये तो वो एनर्जी लेवल है जब एटम्स आइसोलेटेड है, डिस्टेंट पे है, ठीक है, दिस मच डिस्टेंस। इसको रीजन को नाम दे दिया A रीजन, आइसोलेटेड, वेरी डिस्टेंट, इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा। अब हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा पास लेके आए, स्पेसिंग कम की, एटम के बीच में स्पेसिंग कम की, तो ये जो एनर्जी का हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिक्रीज कर गई, कुछ की एनर्जी इंक्रीज कर गई। इसमें भी P में भी क्या हो रहा है? कुछ की एनर्जी डिक्रीज और कुछ की एनर्जी इंक्रीज कर गई, ठीक है। एक ये रीजन मिला हमें, इसको नाम दे दिया B रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा था? एनर्जी के इंक्रीज, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी नॉर्मल या एवरेज एनर्जी से लेस, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा, इसकी लेस, इसकी ज़्यादा, ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद बेटा आते आते क्या हुआ? इस रीजन में एक छोटा सा रीजन मिला जहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो गई? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एनर्जी का क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन। लो मैं ग्राफ बना देता हूँ इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा था? एनर्जी का। यहाँ पे इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, इसका मिल रहा था, इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, गैप था। पर यहाँ आते आते क्या हुआ? ये जो C रीजन है, वेरी स्मॉल रीजन, इसमें हमारा ये गैप ही ख़त्म हो गया, इसमें हमारा गैप ही खत्म हो गया। ये जो 2 फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन था कि S की एनर्जी कम, P की एनर्जी कम, जैसे जैसे हम इनको क्लोज लेते आ रहे हैं, इस रीजन में C में और क्लोज लेके आए, इतना क्लोज लेके आए बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही खत्म हो गया। किसका? S का और P का। ये डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या हो गया? खत्म हो गया। किसका? S और P का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया यहाँ तक आते आते। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ अलग कलर से। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ही खत्म हो गया। इसके बाद बेटा जो हमारा फाइनल इंपॉर्टेंट है D रीजन,
इस रीजन में जो हमने स्पेसिंग दिखाई, ये वाली जो स्पेसिंग डिस्टेंस है ये है एक्चुअल स्पेसिंग। एक्चुअल स्पेसिंग का मतलब क्या है? एक्चुअल स्पेसिंग जो हमें लैटिस में मिलती है। अब लैटिस में जितना डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस पे जब हम एटम को लेके आए तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थे? 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और स्टेट कितनी थी? 8n एनर्जी स्टेट थी, 8n एनर्जी स्टेट्स। 2n इलेक्ट्रॉन्स 2n स्टेट्स, 2n इलेक्ट्रॉन्स फिलअप थे, 6n स्टेट्स थी। अब यहाँ पे आते आते क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग हो गया, S और P का खेल ही खत्म हो गया कि ये S का है, ये P का है, और ये जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है ये क्या है? एक्चुअल स्पेसिंग। तो इसके पास बेटा हमें क्या मिला? ये जो मैं वो कर रहा हूँ पोर्शन शेडेड, यहाँ पे हमें 4n इलेक्ट्रॉन्स मिले और 4n एनर्जी स्टेट्स मिले, एनर्जी स्टेट्स, 4n एनर्जी स्टेट। यहाँ पे भी हमें 4n एनर्जी स्टेट्स मिले, एनर्जी स्टेट। देखिए सी तक मिक्सिंग हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई। अब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन S का है, ये P का है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा हो रहा था, जो पार्टीशन हो रहा था, वो खत्म हो गया सी लेवल में। अब इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब इलेक्ट्रॉन फ्री है। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप 4000 स्टूडेंट्स किसी मैच को देखने के लिए जाते हैं, 4000 स्टूडेंट ऑडिटोरियम में जाते हैं मैच देखने के लिए, और वहाँ पे जो सेटअप किया गया है वो 4000 चेयर ग्राउंड फ्लोर पे हैं एंड 4000 चेयर फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अगर आप चाहें 4000 के 4000 बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं चेयर्स पे। चेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन की सीट कह लीजिए आप, एनर्जी लेवल कह लीजिए, और यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अगर चाहें 4000 के 4000 यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि 4n एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे हैं, 4n एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे हैं। इज इट क्लियर? पर हमें यहाँ पे इनके बीच में इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इस एनर्जी का भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इस एनर्जी का भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। फिर इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिलता है, मिलता है, मिलता है, इन एनर्जी के भी इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। इस पूरे डायग्राम में से इस पोर्शन को हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो गैप जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करते, इसका नाम रख दिया एनर्जी गैप। आगे से जब भी हम एनर्जी बैंड डायग्राम के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो सिर्फ इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। वो पोर्शन कौन सा है इस डायग्राम का इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये 4n स्टेट्स हैं, 4n एनर्जी स्टेट्स, जिसको हमने चेयर भी कहा, एनर्जी स्टेट्स। ऊपर कितनी स्टेट्स हैं? ऊपर भी 4n एनर्जी स्टेट्स हैं, 4n एनर्जी स्टेट्स। ये क्या शो कर रही है? एनर्जी। तो इनकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, तब इनकी एनर्जी कम है, लोअर बैंड कहते हैं इसको, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, अपर बैंड कहते हैं। अब इनकी नेमिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये इनको कहेंगे हम अपर बैंड, इसको क्या कहेंगे बेटा? लोअर बैंड, लोअर बैंड। और फेमस नाम है इसका वैलेंस बैंड। क्या नाम है? वैलेंस बैंड। अपर बैंड और फेमस नाम क्या है इसका? कंडक्शन बैंड। क्या नाम है? कंडक्शन बैंड। वो क्यों नाम रखा है इनका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये भी बात करेंगे। और ये जो बीच में एक गैप रह गया दोनों बैंड के बीच में, इसको नाम दिया गया एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। ठीक है, इसी को हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। तो अब इस डायग्राम को बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसमें से अपने काम की चीज़ निकाली। इस डायग्राम को नाम दिया गया एनर्जी बैंड डायग्राम। आगे से जब भी डिस्कशन होगा इस डायग्राम की बजाय हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। ठीक है,
चलिए ठीक है बेटा, आज हमने बेसिक डिस्कस किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम और इनकी नेमिंग क्यों हुई, ये वैलेंस बैंड क्यों कहा गया, इसको कंडक्शन बैंड क्यों कहा गया, इसको एनर्जी बैंड गैप क्यों कहा गया, वो भी बताऊंगा आपको। और साथ में कंडक्टर के केस में कैसा एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा, इंसुलेटर के केस में कैसा बनेगा, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।